नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। शेरशाह सूरी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और अब हम आज उनके 3 विषयों पर अध्ययन करेंगे और एक तरीके से रिवीजन की बात भी मेरे इस वीडियो में आ जाएगी। शेरशाह के हम सुधार पढ़ रहे थे तो सैनिक सुधार और भू राजस्व सुधार का तो अध्ययन ही करेंगे, साथ ही एक कोटेशन सामने आती है कि क्या शेरशाह सूरी अकबर का अग्रगामी था। उस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमने अकबर को पढ़ा है, उसके साम्राज्य विस्तार को पढ़ा है, उसके राजनीतिक को पढ़ा है और आर्थिक दहसाला बंदोबस्त और मनसाबदारी व्यवस्था के बारे में हम अकबर के अब अध्ययन करेंगे। तो आज हम शेरशाह के सैनिक सुधारों के बारे में होते हैं। हम जानते हैं कि शेरशाह ने सैन्य 5 साल में जब इतनी विजय हासिल की तो सैन्य व्यवस्था के रूप में निश्चित रूप से सुधार किया होगा। अब सैनिकों की जो सेना की संख्या और संगठन के बारे में बात कर लें। सबसे पहला बिंदु, 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, 5 या 6 बिंदु पे। पहले सेना की संख्या, सेना का संगठन, सैनिकों की भर्ती, उसके उनके वेतन, उनकी पदोन्नति के बारे में बात करेंगे और साथ ही सैनिकों के दाग और हुलिया प्रणाली के बारे में भी बात करेंगे। सैनिक जो थे उनका संगठन, उसके भीतर कितना अनुशासन था उस पर भी बात की जाएगी और सेना के विभाजन पर भी हम बात करेंगे। तो 5-6 बिंदु हैं जिस पर हम आज आपको इस अध्यापन करेंगे। तो सबसे पहले सेना की संख्या आती है और कहा भी जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में अगर किसी के पास में सबसे अधिक सेना थी तो वह थी शेरशाह के बाद में। तो शेरशाह ने एक विशाल सेना का संगठन किया था और सेना का अगर भाग माना जाए तो घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना। शेरशाह की जो स्थायी सेना थी खुद की, जो उसके पास थी, उस 1.5 लाख से अधिक घुड़सवार थी और 25,000 पैदल, 500 हाथी और कई तोपखाने थी। शेरशाह की ये खुद की स्थायी सेना थी। इस सेना के अतिरिक्त प्रांतों में गवर्नरों को भी सेना दी जाती थी और वो जो उसके मुख्य चेकपोस्ट थे, जो मुख्य जगह थी जिस पर वो सेना रखा जाता था, रायसीन, ग्वालियर, बयाना, रोहतास, दक्षिण मालवा के गुजरात के पास का एरिया, इन सब जगह स्थानों पर उसने कई जगहों पर सैनिक टुकड़ियाँ रखी हुई थी। साथ ही सूबेदारों को भी ये आदेश दिया गया था कि आपके पास भी किसी न किसी प्रकार से सैनिकों की रहती है। सब एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, मुस्लिम प्रशासन की कुछ अवधारणाएं डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में लिखी है कि शेरसेन की संख्या 4 लाख से कम नहीं रही है, 4 और 5 लाख के बीच में उसकी सैनिकों की संख्या थी। अब इनका चयन कैसे होता था, भर्ती कैसे होती, उस पर बात कर लें। शेरशाह स्वयं सेना में बड़ी रुचि लेता था और सेना की भर्ती में रहता था और अधिकांश जगह पर जब सेना का शिविर लगता था भर्ती का तो वह स्वयं वहाँ जाता था। जैसे आज DIG, IG वगैरह भर्ती होती है किस जगह पर तो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो खुद जाता था। और वह केंद्रीय सेना के सैनिकों की भर्ती भी पृथक रूप से करता था जो स्थायी सेना में होती थी। उनका योग्यता अनुसार उनका चयन किया जाता था और साथ ही उनके वेतन के बारे में उनकी योग्यता के बाद में निर्धारण करता था और ये भी निर्धारित कर देता था कि ये सैनिक प्रमोशन के लायक है या नहीं है, या इसको जीवन पर इसी पर रहना है। अब बात आती है वेतनों की। तो सैनिकों को वेतन, नगद वेतन दिया जाता था अधिकांश सैनिकों को, लेकिन उच्च सैनिक होते थे, सेनापति हुआ या उच्च अधिकारी होते थे, उनको कई जगह पर जागीर व्यवस्था भी या जागीर भी दी जाने की थी। सैनिकों की पद्धति तथा उनकी योग्यता तथा उनके राज्य के प्रति जो सेवाएं दी गई थी उनके अनुसार उनकी पदोन्नति और उनका वेतन निर्धारित होता था और अधिकांशतः नगद वेतन होता था, लेकिन उच्च अधिकारियों को जागीर दी जाती थी। सैनिकों को में दागने की, बेईमानी नहीं हो, करप्शन नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं, उसके दूर लिए घोड़ों को दागने की प्रथा करी थी। सैनिकों को हुलिया नोट करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, घोड़ों पर दागने की प्रथा लगाई थी। साथ ही ये निरीक्षण के समय घोड़ों की जो एक घोड़ा दूसरे घोड़ों पर, एक प्रांत दूसरे प्रांत पर घोड़े भिजवा देते थे, उन सब के कारण एक रजिस्टर भी और उन पर उनकी समस्त जानकारी करने की थी। इसके अलावा अब भीतरी अनुशासन की बात करते हैं। सेना में अनुशासन सबसे सर्वोपरि था और ये माना जाता था और इसके साथ साथ में ये भी था कि गुप्तचर व्यवस्था सेना के ऊपर भी लगा दी जाती थी ताकि सैनिक अधिकारी उसका ध्यान रखें। उल्लंघन करने वाले को बहुत कठोर दंड दिया जाता था। कानून को इस बात को बहुत ज़्यादा इंगित करते हैं कि शेरशाह के शिविर का
जो अनुशासन था वो बड़ा ही कठोर हुआ करता था, और वह अचानक किसी भी शिव सैनिक शिविर का निरीक्षण कर लेता था और वे समस्त जो आदेश हैं उनकी कॉपी लेके जाता था कि उसे, या उनकी प्रतिलिपि लेके जाता था कि सेना के जो आदेश अब तक प्रसारित हुए हैं उनकी अनुपालना हुई है कि नहीं हुई है। और एक कुशल योद्धा का भाग भी माना जाता है। वह सेना के अभियान में भाग लेने वाले एक, जो कहना चाहिए, अनाड़ी सैनिक कुशल योद्धा भी बन जाता है। तो इस प्रकार उसका ये भी था। अब आता है सेना का विभाजन। सेना के विभाजन की बात करें तो शेरशाह ने कई भागों में विभाजित कर दिया था और सेनापति के अधीन कर दिया, यानी सेनापति जो उप सेनापति बनाए गए थे, जैसे हमारे यहाँ पर जॉन बनाए जाते हैं, आज नॉर्थ जॉन, साउथ जॉन, सेंट्रल जॉन, तो उसी प्रकार से सेना का विभाजन करके उनके हेड को मुख्य सेनापति के अधीन कर दिया था और सर्वोच्च सेनापति खुद सम्राट था। तो ये सैनिक व्यवस्था उसकी की गई थी, जिसमें 6 मुख्य कार्य उसने किए थे। अब हम भू राजस्व की व्यवस्था की बात करें, हमने सिक्कों की बात करी थी, हमने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करी थी। तो भूमि की पैमाइश करवाई गई और उसका सबसे जो है ना रिकॉर्ड रखा गया। भूमि की पैमाइश की बात करें तो पैमाइश के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया और भूमि की जो इकाई थी वो बीघा में मानी गई और 3 प्रकार की भूमि मानी गई, उत्तम, मध्यम और खराब। भूमि कर का निर्धारण तीनों श्रेणियों की औसत ऊपर निकाल कर भूमि की प्रति बीघा निकाल ली जाती थी और उपज का 1/3 भाग भूमि कर निश्चित कर दिया जाता था। डॉक्टर कानून को एक विशेष बात को इंगित करते हैं कि शेरशाह के शासनकाल में किसानों से उनकी उपज का 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिखा जाता था, जबकि दूसरे इतिहासकारों ने 1/3 भाग का बात जिक्र किया है। किसानों की भूमि को नगद के रूप में, फसल के रूप में ली जाती थी, परंतु शेरशाह नगद के रूप में ही अधिक प्राथमिकता देता था, संभव हो सके तो निर्भरता था। उससे क्या होता था कि माल का विक्रय किसानों के ऊपर निर्भर रहता था। भूमि कर की निर्धारित करने की जो प्रणालियाँ थी वो भी अलग अलग थी। जब्ती प्रणाली, नष्क तथा कनकूत प्रणाली, बटाई थी कि पकी हुई फसल जो थी उसको उसके आधार पर कर निर्धारित कर दिया है, और नष्क जो थी किसानों को सरकारी कर्मचारी फसल काटने से पहले उपज का अनुमान लगा लिया जाता था कि भाई इतनी फसल निर्धारित होगी तो उस पर बोली है। और नष्क तथा कनकूत प्रणाली, इस प्रणाली के अनुसार किसान और सरकारी कर्मचारी फसल काटने से पहले उपज का अनुमान लगा लेते थे। इस अनुमान के आधार पर ये तो नष्कत प्रणाली। और जब्ती प्रणाली थी कि किसान और सरकार के बीच में एक ठेका हो जाता था, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था और इसके अनुसार किसान प्रति बीघा की दर से कुछ निश्चित वर्षों के लिए कर देना सरकार को स्वीकार कर लेता था और सरकार के दोनों के बीच में एक रजामंदी होती थी। अब आती है भूमि की बात करें तो पट्टा और काबुलियत। भूमि को निर्धारित हो जाने पर किसानों को, जब भूमि निर्धारित हो गई तो अब किसानों को पट्टा दिया था। इस पट्टे में किसान में की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि कर आदि का उल्लेख दिया जाता और किसान पट्टे के बदले में किसान को कबूलियत नाम का एक जो एक्सेप्टेंस है उसका प्रमाण पत्र भी देना होता था। तो दोनों तरीके से, दोनों तरफ से सहमति हुई थी। अन्य कर, भूमि के अतिरिक्त किसानों को जरीमाना, मोहिसलाना नामक कर देने पड़ते थे। दोनों कर भूमि के 2.5% से 5% होते थे। इन कर के अतिरिक्त किसानों की को कुल भूमि का 2.5% और अधिक कर भी देना पड़ता था, जो वर्तमान में हाउस टैक्स के नाम से अगर अपन उसकी तुलना करें तो वो भी बढ़ दिया। साथ ही तकाबी कर, किसानों को कृषि भूमि सुधारने के लिए या उपज का विकास करने के लिए या जो है आकस्मिक संकट सरकार मदद करे, इसके लिए तकाबी कर भी दिया जाता था। किसानों के भलाई के लिए नियम लागू किए गए थे। उसने भूमि को कर को निर्धारित करने के लिए राजस्व अधिकारी नियुक्त किए थे। राजस्व अधिकारी को ये बहुत सख्ती से कह दिया था कि वसूली के लिए बहुत ज़बरदस्ती नहीं करे और सहानुभूति रखे, नरमीपूर्ण व्यवहार करे, और सैनिकों को आज्ञा दी थी कि वो किसानों की खड़ी फसलों को किसी प्रकार का नहीं करे, और जो उप सेनापति थे उनको कह भी दिया था कि उनकी जो है बाहर निर्धारित कर ले। यद्यपि बहुत अधिक सुचारू रूप से व्यवस्था थी, लेकिन हम मानते हैं कि राजस्व व्यवस्था में कुछ ना कैसा रूप का दोष रहा होगा। उपाय जो है लगान अनुमान के आधार पर देना वो भी अधिक नुकसानदायक था। भूमि को ठेका देना वो भी नुकसानदायक था। जागीरी प्रथा को जो है शेरशाह समाप्त नहीं कर पाया था। भ्रष्टाचार और घूसखोर पहले की बात ही थी, क्योंकि जो खुद मुकद्दम जाते थे चौकीदार, वो कम फसल बता देते थे, लेकिन
अगर वेलफेयर की एक कल्याणकारी की बात करें तो सरकार के बीच में एक सीधा संबंध हो गया था किसान और सरकार के बीच में। शेरशाह ने किसानों की भलाई के लिए किया था और सैनिकों को किसान शोषण नहीं करे इसके लिए भी उसने पूरा ध्यान दिया था। तो ये एक अगर भलाई की बात करें तो और किसानों को सरकारी कर्मचारियों के शोषण से मुक्ति का भी प्रयास किया गया था। वहीं दूसरी ओर अगर अग्रगामी की बात करें तो हम तो देखो प्रजा के भलाई के कार्य करने, शांति व्यवस्था स्थापित करना, कृषकों को समुचित बनना, कर्तव्यों का निर्धारित करना, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, उदार और सहिष्णुता शासक व्यवस्था की बात करें, एक आदर्श शासक के रूप में की बात की जाए और राज्य की शासकीय इकाइयों का विभाजन के बारे में बात किया जाए, सैनिक संगठन के बारे में जो जिस तरीके से उसने बात की थी, न्याय व्यवस्था के बारे में जो बात की थी, मुद्रा प्रणाली को लागू करने के बारे में बात की गई थी, यातायात के साधनों का विकास और उसके मार्गों के बारे में बात की गई थी, जनहित के कल्याणकारी कार्यों में जो हमने बताए थे सराय औषधालय अस्पताल उसके बारे में बात की गई थी, धार्मिक नीति उसने लेकर लागू कर उसके बारे में की थी, स्थापत्य जो रोहतास में कहलाया था हिंदू मुस्लिम दार्शनिक थी। इन सारे विषयों को जो मैंने कहा राजपथ का आदर्श स्थापित करना, राजा के ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, इन सब के बारे में बात करें तो हम मानते हैं कि शेरशाह जो है अकबर का अग्रगामी था। धन्यवाद।